Welcome in Unacademy Live 7 by MP सिंह। फिर प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर असेंट ऑफ साइट के दूसरे पार्ट में आज हम फिजिकल थियरी डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस फिजिकल थियरी in ascent of sac part 2. Some physiologists believe that living cells are not involved in ascent of sac. बहुत से फिजियोलॉजिस्ट जो हैं ये कहते हैं कि ascent of sac में लिविंग सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती। इन दिस थियरी देयर आर फॉलोइंग थियरीज। फर्स्ट, इम्बिबिशन थियरी। अंगर 1868 एंड सपोर्टेड बाय सैक्स 1878. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, वाटर ascend due to imbibitional force through the wall of the xylem, trachea and vessel. इन्होंने यह बताया इस थियरी के अनुसार कि इम्बिबिशन फोर्स के द्वारा वाटर का असेंट ऑफ सैक होता है और यह जाइलम और ट्रकीड, जाइलम के ट्रकीड और वेसल्स के वॉल के द्वारा होता है। बाद में क्रिटिसाइज किया गया कि जाइलम, lumen of xylem is blocked with wax and there will be no ascent of sac. उसमें पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि ट्रिक को कट कर लिया इन्होंने, कट करके मोल्टन वैक्स में डाल दिया। जाइलम के ल्यूमेन में वैक्स चला गया और फिर उस ट्रिक को, टहनी को इन्होंने कलर्ड वाटर में डिप किया। देखा गया कि वाटर का असेंट ऑफ सैक ये लीफ तक नहीं होता, लीफ कलर्ड नहीं होती और लीफ जो है विल्ट कर जाती है। ऑन दिस ग्राउंड दिस थियरी वाज डिस्कार्डेड। नाउ सेकेंड, कैपिलरी फोर्स थियरी। इट इज प्रपोज्ड बाय बोहेम 1899. According to him, that water ascend in xylem vessel through capillary action. Through capillary action, the xylem vessels are like a capillary tube. इन्होंने बताया कि जो जाइलम वेसल है एक कैपिलरी ट्यूब की तरह है और जिसमें कैपिलरी फोर्स के कारण एब्जॉर्ब वाटर ये पत्तियों तक पहुंचता है। लेकिन इस थियरी से असेंट ऑफ सैक जो है थोड़ी दूरी तक स्मॉल प्लांट्स में हो सकता है, टाल प्लांट में नहीं होगा। इस आधार पर यह भी थियरी डिस्कार्ड कर दी गई। नाउ नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थियरी। इट इज जस्ट रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंट ऑफ सैक। वायुमंडलीय दाब ये असेंट ऑफ सैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द वाटर ट्रांसपायर्स फ्रॉम द लीव्स। पत्तियों के द्वारा हमेशा ट्रांसपिरेशन हो रहा है और ट्रांसपिरेशन होने के कारण सेल्स का प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाता है और जब सेल का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सेल जो है ये ऊपर चढ़ता है। लिखा है विच रिड्यूसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द जाइलम सेल एंड दिस गैप इज फिल्ड बाय द वाटर जस्ट बिलो इट ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ये सेल है, यहां बराबर ट्रांसपिरेशन हो रहा है और इस ट्रांसपिरेशन के कारण यहां वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है और जब अब प्रेशर घट गया, प्रेशर घट जाएगा तो इस वैकेंसी को
फुलफिल करने के लिए वाटर प्रेशर के कारण नीचे से वाटर जो है ये अगली कोशिकाओं में, अगले जाइलम में असेंड कर जाता है और इस तरह से चूंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो करंट जो है, वाटर करंट जो है ये चलती रहती है। बट दिस थियरी वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सो इट इज डिस्कार्डेड। इस थियरी से छोटे प्लांट्स में तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बट इन हायर प्लांट्स, इन लार्जर प्लांट्स it is not possible. Now, modern theory and accepted theory is cohesion tension theory. अब इस cohesion tension theory में ये मैंने लीफ बनाया, ये रेड से जाइलम, ये जाइलम की सेल्स हैं, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, कॉर्टिकल सेल, ये एपिब्लेमा, ये रूट हेयर, और ये रेड से जो बनाया मैंने सॉइल पार्टिकल बनाया। इसी सॉइल पार्टिकल में कैपिलरी वाटर है। रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर और इससे वाटर जो है that enters in epiblema, further in cortex. ये कॉर्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल तक जाती है और पेरिसाइकिल से प्रोटोजाइलम से होते हुए मेटाजाइलम, और ये जो चैनल बना हुआ है वहां तक लीफ तक जा रहा है। इस थियरी का ये कहना है कि ट्रांसपिरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय लीफ थ्रू स्टोमेटा। जब ऊपर के सेल्स ट्रांसपिरेशन के द्वारा उसमें वाटर मॉलिक्यूल कम होते हैं तो एक सक्शन पैदा होता है, इसे ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन पुल कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल एक करंट के रूप में है, एक धारा के रूप में है, स्ट्रीम के रूप में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए यह लाइनिंग कभी टूटती नहीं पानी की। जब रेगुलर ट्रांसपिरेशन हो रहा है थ्रू स्टोमेटा तो ऊपर के सेल्स में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होगा एंड दीज सेल्स सक पुल्स द वाटर करंट और ए कंटिन्यूअस करंट इज मेड। एक लगातार करंट जो है ये बन जाती है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स और रेगुलर असेंट ऑफ सैप, मिनरल सैप, ये होता रहता है। यहां मैंने इसमें लिख दिया है, यह थियरी डिक्सन और जाली की सर्वमान्य थियरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी। दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जाली 1894। The water molecule remain attracted cohesive force. The cohesive force maintain the continuity of water column in the xylem vessel. The water evaporate continuously from the leaves due to transpiration. The mesophyll cells of leaves passes intercellular spaces due to loss of water vapor. The cytoplasm of mesophyll cell become concentrated and its osmotic pressure and suction pressure are increased, resulting in the absorption of water from the adjacent cell. The attraction of water molecule from xylem vessel towards mesophyll cell also start. The xylem vessel of root stem or leaf are connected with each other, due to which water absorbed through root hair. Due to this cohesive force produced among water molecule, the water ascend to the stem at very height. The suction force is called transpiration pull. The ascent of sap and water is directly proportional to the rate of transpiration. The continuity of water column
does not break due to cohesive force among water molecule. Due to cohesive force, transpiration pull, water column reaches to the upper apical leaves of very tall plant. अब इसको आप समझ लीजिए कि इसमें दो प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं. एक कोहेसिव फोर्स है जो वाटर करंट को कंटिन्यू किए रहता है, और एक स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एंड दैट क्रिएट्स द सक्शन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल. तो जब एक बार वाटर मॉलिक्यूल यहां तक असेंड कर गया, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो इस मीजोफिल सेल में वाटर का कंसंट्रेशन घटेगा, और जब वाटर कंसंट्रेशन घटेगा तो एडजेसेंट सेल से वह वाटर को शक करेगा. इस तरह से चूंकि वाटर में कोहेसिव फोर्स है, करंट ब्रेक नहीं होगी, वाटर करंट, तो वाटर मॉलिक्यूल असेंड अपवर्ड थ्रू वेरी लार्ज एक्सटेंट, काफी दूरी तक ये पहुंचेगा. और यह थियरी मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है, क्योंकि रेगुलर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस बाय मेसोफिल, रेगुलर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय रूट हेयर, एंड द वाटर करंट मूव्स अपवर्ड बाय ट्रांसपिरेशन पुल, सक्शन पुल. So, best theory is given by Dickson and Jolly, that is the cohesive force or cohesive tension theory. अब हम आपको बताएंगे इसमें कि क्या फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स के बारे में कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. असेंट ऑफ सैप के इसी कंटिन्यूएशन में मैंने आपको बताया कि फैक्टर, लेकिन फैक्टर के पहले हम एविडेंसेस देंगे कि इसके सपोर्ट में कौन कौन सा एविडेंस दिया गया. पहला एविडेंस था स्कोलैंडर का. स्कोलैंडर ने तमाम एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने असेंट ऑफ सैप को डिक्सन जॉली थियरी, कोहेजन टेंशन थियरी को उन्होंने अप्रूव किया. दूसरा है कि जब टॉलेस्ट प्लांट में, जैसे यूकेलिप्टस है, इस प्लांट में ट्रांसपिरेशन के पहले अगर ट्रांसपिरेशन पुल को न लिया जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन जिस समय यह कोहेसिव फोर्स अप्लाई होता है उस समय 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. अब इस बीच में अगर कोई हिंड्रेंस पैदा हुआ, रुकावट पैदा हुई, तो उस रुकावट को, उस हिंड्रेंस को काउंटरैक्ट कर देता है, उसके विरोध में हमारा कोहेसिव फोर्स. इस तरह से इन्होंने भी ये प्रूव किया कि डिक्सन और जॉली का जो कोहेसिव फोर्स थियरी है, that is satisfactory. Now third, मैकडरमॉट ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम कहीं भी जाइलम वेसल को पंक्चर कर देते हैं तो पंक्चर करने के बाद उसमें एयर जाएगी, और जब एयर जाएगी तो जो हमारा वाटर करंट है वो ब्रेक होगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन पुल काम नहीं करेगा, और जहां एयर गई है वहीं से वाटर जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है. थॉट 1932 में इन्होंने एक लीफी ट्विग लिया, एक टहनी लिया जिसमें लीव्स थी, और उसे पानी के अंदर काटा. क्यों काटा पानी के अंदर? क्योंकि जब पानी के अंदर काटेंगे तो उसमें एयर बबल नहीं जाएगा, और उस टिप को इन्होंने मैनोमीटर से अटैच कर दिया, जोड़ दिया, और ये देखा, इन्होंने देखा क्या, मैनोमीटर में तो मरकरी का भरा हुआ है. ये ऑब्जर्व करते हैं
कि मरकरी का लेवल जो है असेंड करता है, बढ़ता है। दैट आल्सो शोज असेंट ऑफ सेट बाई कोहेसिव फोर्स। क्रैमर और कोज़लोवेस्की 1960 में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया डेंड्रोग्राफिक मेजरमेंट से। इन्होंने क्या किया कि स्टेम को सराउंड कर दिया उसके डायमीटर को। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि डे में डायमीटर जो है श्रिंक कर जाता है। पेड़ का डायमीटर, ट्री का डायमीटर जो है ये श्रिंक कर जाता है ड्यू टू हाई ट्रांसपिरेशन, क्योंकि दिन में ट्रांसपिरेशन की रेट जो है ये बहुत हाई होती है और रात में वो डायमीटर फिर एज इट इज हो जाता है। तो दिस श्रिंकेज इन द डायमीटर ड्यू टू स्ट्रेन कॉज्ड बाय वाटर कॉलम बाय टेंशन। अब हम आते हैं कौन कौन से फैक्टर ये असेंट ऑफ सैप को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर तो ये है कि जब ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ेगी तो असेंट ऑफ सैप बढ़ेगा। अब ट्रांसपिरेशन की रेट कैसे बढ़ेगी? ड्राई एटमॉस्फेयर माने एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम हो, टेम्परेचर हाई हो, माने जो वेपर निकल रही है हाई टेम्परेचर में वो वेपर लीफ सरफेस से दूर हो जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी आपका मेंटेन होना चाहिए। विंड वेलोसिटी, हवा की गति, हवा चलती रहेगी तो लीफ सरफेस पर जो ह्यूमिडिटी आ रही है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन वो दूर हट जाएगी। इस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा और जब ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा तो हमारा ट्रांसपिरेशन पुल बढ़ेगा, असेंट ऑफ सैप बढ़ेगा। तो विंड वेलोसिटी होनी चाहिए अधिक, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़े और असेंट ऑफ सैप इंक्रीज करेगा। सेकेंड है डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन सॉइल। अगर सॉइल में वाटर डिफिशियंट हो गया, कम हो गया, तो निश्चित है कि रूट एब्जॉर्प्शन कम होगा और जब रूट एब्जॉर्प्शन कम होगा तो असेंट ऑफ सैप जो है ये डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग आल्सो रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट एज दे कंट्रोल ट्रांसपिरेशन। अगर स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग, क्लोजिंग अधिक हो गई तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, असेंट ऑफ सैप डिक्रीज करेगा। अगर ओपनिंग अधिक हो गई स्टोमेटा की तो ट्रांसपिरेशन अधिक होगा और असेंट ऑफ सैप तेज होगा। इस तरह से ये कंप्लीट थियरी बोर्ड पे लिखी हुई है कि व्हाट इज थियरी, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ दिस थियरी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग असेंट ऑफ सैप। इस प्रकार से दो पार्ट में प्लांट फिजियोलॉजी के असेंट ऑफ सैप चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया। ये प्लांट फिजियोलॉजी फॉर बीएससी पार्ट 2, इंटरमीडिएट, नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। आप इसे अपने नोट्स में उतार लें, जो चीजें समझ में न आई हो उसको आप फिर पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ascent of sap. I have completed total ascent of sap in 2 parts. Thank you.